शाकिल, कैप्टन विनोद और अपने 4 मुसल्लह साथियों के हमरा दारुल हुकूमत और फिरोजा के दरमियान सरहद पर वाक़ एक छोटी सी बस्ती चमोरी के एक नीम पुख्ता मकान में मौजूद था। ये पूरा इलाका इंतहाई घने जंगल से ढका हुआ था और चमोरी नाम की यह छोटी सी बस्ती दरख्तों की कटाई करने वाले मजदूरों की आबाई बस्ती थी। ये लोग सदियों से इस बस्ती में रहते चले आ रहे थे और जंगल में कटाई करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। ये जंगल सरकारी था और इसमें चूंकि इमारती काम में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की कसरत थी, इसलिए जंगल बकायदा ठेके पर दिया जाता था और ठेकेदार महकमा जंगलात के जेर हिदायत लकड़ी कटवाते और फिर उसे जंगल से बाहर निकालकर ट्रकों के जरिए पूरे मुल्क में भिजवा दिया जाता था। गो इस बस्ती के लोग बेहद मेहनती और जफाकश थे, लेकिन ये सदियों से बेहद गुर्बत की जिंदगी गुजारते चले आ रहे थे क्योंकि ठेकेदार इन्हें इंतहाई मामूली मुआवजा देते थे। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इस बस्ती के रहने वाले चंद अफराद की हालत संभली हुई नजर आने लगी थी। उन्होंने झोपड़ियों या कच्चे मकानों की बजाय कदरे नीम पुख्ता मकान बनवा लिए थे। इसकी वजह वाशो ग्रुप के लिए असला की सप्लाई का काम था। हुकूमत काफिरिस्तान के आदमी इस जंगल में बने हुए खुफिया जखीरों में असला पहुंचा देते थे, जहां से इन लोगों के जरिए असला खामोशी से सरहद पार वाशो ग्रुप को पहुंचा दिया जाता था और हुकूमत के एजेंट और खास तौर पर वाशो ग्रुप की तरफ से इन्हें खासी माकूल रकम मिल जाती थी, जिसकी वजह से इनकी माशी हालत बाकी अफराद की निस्बत ज्यादा बेहतर नजर आने लगी थी। और इस वक्त शागिल और कैप्टन विनोद जिस शख्स के मकान में मौजूद थे, वो इस बस्ती का सबसे खुशहाल शख्स था और उसका नाम कृष्णा था। कृष्णा को बकायदा हुकूमत काफिरिस्तान की तरफ से असला सप्लाई का निगरान मुकर्रर किया गया था, इसलिए एक लिहाज से वो सरकारी आदमी था और उसके साथ साथ वो वाशो ग्रुप से भी भारी मुआवजा वसूल कर लिया करता था। और इसके अलावा वो बस्ती के उन लोगों से जिनसे वो असला उठाकर ले जाने के लिए काम लेता था, उनसे भी वो कमीशन लिया करता था। यही वजह थी कि वो खासा खुशहाल नजर आ रहा था। यही वजह थी कि उसके मकान में कुर्सियां, मेज और सोफे वगैरह मौजूद थे और कैप्टन विनोद और शाकिल इस वक्त कृष्णा के मकान के एक कमरे में बैठे हुए थे। शाकिल के आदमी जंगल में इधर उधर छुपे हुए थे। गो उन्हें इस तरह छुपाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शागिल को वहम था कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने उन्हें बाहर रहने और निगरानी करने का हुक्म दे दिया था। जबकि शागिल वगैरह के सामने एक छोटा सा लेकिन लॉन्ग रेंज का जदीद ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था, जिसकी कॉल चेक ना की जा सकती थी। अभी तक चीफ तारशाह की कॉल नहीं आई, कहीं गद्दारी तो नहीं करेगा? अचानक शागिल ने कहा। नहीं जनाब, हुकूमत काफिरिस्तान से गद्दारी करके उसने अपनी बदकिस्मती पर तो मोहर नहीं लगवानी, कैप्टन विनोद ने जवाब दिया। नॉनसेंस, मैं हुकूमत काफिरिस्तान की बात नहीं कर रहा। पावर एजेंसी भी तो सरकारी एजेंसी है, उससे भी तो मिल सकता है। शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओ नहीं जनाब, उन्हें तो मालूम तक नहीं होगा कि कोई वाशो ग्रुप भी है या नहीं, कैप्टन विनोद ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक ट्रांसमीटर पर कॉल आना शुरू हो गई और शागिल ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठा लिया। हेलो हेलो, तारशाह कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से तारशाह की आवाज सुनाई दी। यस, शागिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। ओवर। शागिल ने बड़े फकरिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। जनाब, मुझे इसलिए देर हो गई है कि यहाँ एक खास चक्कर चल गया था और मैं उस पर काबू पा लेने के बाद आपको कॉल करना चाहता था। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल और कैप्टन विनोद दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। क्या क्या कह रहे हो? क्या मतलब? कैसा खास चक्कर? ओवर। शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जनाब, मैं उसकी तफसील तो आपको बता रहा हूँ। काफिरिस्तान की पावर एजेंसी की मादाम रेखा और डिप्टी चीफ काशी ने काफिरिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राजेंद्र के जरिए उन पाकिस्तानी एजेंटों को हासिल करने के लिए बाकायदा साजिश की। और साजिश ये थी कि पाकिस्तानी एजेंटों ने कमांडर डेसी के खुसूसी हेलीकॉप्टर पर सागरी पहुंचना था, जहां से वो मखसूस जिपों में सालांग पहुंच जाते। राजेंद्र ने उस हेलीकॉप्टर के पायलट स्टोगर के साथ साजिश कर ली और उनके दरमियान तय पाया कि स्टोगर प्रवास के दौरान इन पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश कर देगा और फिर वो उन्हें लेकर सीधा आशाम पहाड़ी के दामन में पहुंचेगा। आशाम पहाड़ी के दामन वाला हिस्सा नेपाल में है, जबकि बुलंदी वाला हिस्सा काफिरिस्तान में है और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर से काफी करीब है। जबकि मादाम रेखा और काशी और राजेंद्र अपने साथ मुसल्लह आदमियों को लेकर आशाम पहाड़ी के उस हिस्से पर मौजूद रहेंगे जो काफिरिस्तान में है। उनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद थे। स्टोगर उन बेहोश पाकिस्तानी एजेंटों को आशाम पहाड़ी के दामन में उतारकर उस राजेंद्र के हवाले करके वापस चला जाता और फिर मादाम रेखा और काशी के आदमी हेलीकॉप्टर पर दामन में आते और बेहोश पाकिस्तानी एजेंटों को हेलीकॉप्टर में लादकर काफिरिस्तान ले जाते, जबकि हम सागरी में या सालांग में इंतजार करते रह जाते। लेकिन ये साजिश हमारे नोटिस में आ गई। आशाम पहाड़ी के दामन में हमारे खुफिया अड्डा मौजूद है और हमारे काफी अफराद वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं, इसलिए मैंने ये प्लान तय कर लिया
कि स्टोकर जब उन पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश करके राजेंद्र के हवाले करेगा तो हम उन पाकिस्तानी एजेंटों को अपनी तहवील में लेकर आप तक पहुंचा देंगे। ऊपर तारशाक ने तफसील बताते हुए कहा, और जैसे जैसे वो तफसील बताता जा रहा था वैसे वैसे शाकिल का चेहरा बिगड़ता चला जा रहा था। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ है? ऊपर शाकिल ने होंठ भींचते हुए कहा, मैंने अपनी तजवीज के मुताबिक अमल किया और पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त मेरी तहवील में है। ऊपर दूसरी तरफ से कहा गया तो शाकिल का चेहरा यकलत खिल उठा और कैप्टन विनोद का सता हुआ चेहरा भी बेख्तियार चमक उठा था। ओ पावर एजेंसी का क्या हुआ? ऊपर शाकिल ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा, पावर एजेंसी उन्हें तलाश करके वापस जा चुकी है। ऊपर दूसरी तरफ से कहा गया, वो कैसे? तफसील बताओ, तफसील। ऊपर शाकिल ने तेज लहजे में कहा, मेरे आदमी आशाम पहाड़ी के दामन में छुपे हुए थे कि 2 हेलीकॉप्टर पर 6 मुसल्लह अफराद राजेंद्र, मादाम रेखा और काशी काफिरिस्तान वाली साइड पर पहुंच गए। वो सब वहीं रुक गए। अलबत्ता राजेंद्र नीचे दामन में आ गया। उसके बाद राजेंद्र और स्टोगर ने हेलीकॉप्टर से 2 औरतों और 4 मर्दों को बेहोशी के आलम में उतारकर जमीन पर लिटा दिया और फिर स्टोगर हेलीकॉप्टर लेकर वापस चला गया। हम ताक में रहे। काफिरिस्तान वाली साइड से एक हेलीकॉप्टर पर पावर एजेंसी के 6 अफराद नीचे दामन में पहुंच गए। अब हमारे लिए मुदाखलत जरूरी हो गई थी, क्योंकि अब अगर हम मुदाखलत ना करते तो ये लोग पाकिस्तानी एजेंटों को हेलीकॉप्टर पर ले जाते। चुनांचे मेरे आदमियों ने फायर खोल दिया। राजेंद्र और पावर एजेंसी के 6 अफराद हलाक करके वो चट्टानों की ओर से निकले और उन 6 बेहोश अफराद को उठाकर अपने अड्डे में पहुंच गए। उसके बाद मादाम रेखा, काशी और पावर एजेंसी के 4 अफराद दूसरे हेलीकॉप्टर पर नीचे उतरे। उन्होंने हमारे आदमियों को तलाश करने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो हमारा अड्डा किसी सूरत भी तलाश न कर सकते थे, इसलिए आखिरकार वो वापस चले गए। अब ये पाकिस्तानी एजेंट हमारी तहवील में है। चुनांचे मुझे इत्तला दी गई और मैंने पहले अपने आदमियों से कहा कि वो मालूम करे कि पावर एजेंसी के लोग अब कहाँ हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम जैसे ही पाकिस्तानी एजेंटों को खुफिया अड्डे से बाहर निकाले ये लोग अचानक हमला कर दे। चुनांचे मुझे अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि मादाम रेखा, काशी और उनके आदमी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंच गए और अभी वहीं हैं। तो मैंने अपने आदमियों को उन बेहोश अफराद को अड्डे से निकालकर चमोरी पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। मेरे आदमी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर चमोरी पहुंच जाएंगे। ऊपर तारशाक ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, हेलो तारशाक, मैं कैप्टन विनोद बोल रहा हूँ। तुम अपने आदमियों को कह दो कि वो उन पाकिस्तानी एजेंटों को स्पेशल स्टोर रूम में पहुंचा दे और फिर उस स्टोर को सील कर दे और वापस चले जाए। ऊपर अचानक कैप्टन विनोद ने शागिल को खामोश रहने का इशारा करके खुद बात करते हुए कहा, तो शागिल के चेहरे पर पहले तो गुस्से के तासुरात उभरे, लेकिन फिर स्पेशल स्टोर की बात सुनकर वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, मैं इत्तला दे देता हूँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह हमारे आदमी सामने ही नहीं आएंगे। ऊपर दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, जब स्पेशल स्टोर सील्ड हो जाए तो तुमने हमें इत्तला देनी है। ऊपर कैप्टन विनोद ने कहा, ठीक है, मैं इत्तला कर दूंगा। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कैप्टन विनोद ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये बात क्यों की है तुमने? शागिल ने कहा, जनाब, मुझे यकीन है कि मादाम रेखा और काशी आसानी से वापस नहीं जाएंगी और हो सकता है कि उनका कोई आदमी वाशो ग्रुप के किसी आदमी को पहचानता हो और उन्हें इत्तला मिल जाए कि वाशो ग्रुप ने यह हरकत की है, तो वो फौरन समझ जाएंगी कि वाशो ग्रुप से ये काम हमने कराया है और अब हम चमोरी में उन एजेंटों को वसूल करेंगे। कैप्टन विनोद ने कहा, क्या अहमकाना बात कर रहे हो? नॉनसेंस, उन्हें कैसे मालूम हो सकता है? शाकिल ने गुस्सीले लहजे में कहा, जनाब, काशी मेरी बहन की फ्रेंड है और मैं पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के सप्लाई सेक्शन में था, तो मैंने उसे बताया था कि यह असला चमोरी के रास्ते सप्लाई किया जाता है और अब उसे मालूम है कि मैं सीक्रेट सर्विस में हूँ और यकीनन जिस तरह हमारे आदमी पावर एजेंसी में है उसी तरह उनके आदमी भी हमारे हेडक्वार्टर में होंगे और अगर उन्हें ये इत्तला मिल गई कि मैं आपके साथ हूँ तो वो सारी बात समझ जाएंगी। इसलिए हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर मैंने ये काम किया है। कैप्टन विनोद ने तफसील बताते हुए कहा, ओ अच्छा, फिर ठीक है। शागिल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, जनाब, हम बाहर मौजूद अपने आदमियों को बुला ले तो ज्यादा बेहतर है, वरना वो कंफर्म हो जाएंगे और फिर उन्होंने पीछा नहीं छोड़ना, जबकि उन्हें स्पेशल स्टोर के बारे में इल्म ना हो सकेगा और वो यहाँ जंगल में टकरे मारकर आखिरकार वापस चले जाएंगे और हम बाद में इत्मीनान से सारी कार्रवाई कर लेंगे। कैप्टन विनोद ने कहा, लेकिन इस बस्ती के लोगों से उन्हें मालूम हो जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर शाकिल ने कहा, कृष्णा के जरिए इस बात को रोका जा सकता है। कैप्टन विनोद ने कहा तो शाकिल ने इस बात में सर हिला दिया। तो कैप्टन विनोद उठा और कमरे से बाहर चला गया ताकि बाहर मौजूद आदमी को हिदायत देकर सबको वापस बुलवा ले। और फिर थोड़ी देर बाद सारे मुसल्लह आदमी मकान में आ गए तो कैप्टन विनोद ने कृष्णा को बुलाकर उसे हिदायत दी और फिर वापस वो उस कमरे में आ गया जहाँ शागिल मौजूद था। तकरीबन आधे घंटे बाद
ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकलने लगी तो कैप्टन विनोद ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, तारशाक कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से तारशाक की आवाज सुनाई दी। यस कैप्टन विनोद अटेंडिंग यू ओवर। कैप्टन विनोद ने कहा, जनाब आपका माल स्पेशल स्टोर में पहुंच चुका है और स्पेशल स्टोर को सील्ड भी कर दिया गया है ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, कोई प्रॉब्लम ओवर। कैप्टन विनोद ने कहा, नो जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आदमी वापस पहुंच चुके हैं ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके थैंक यू, आपसे किया हुआ वादा जल्द पूरा कर दिया जाएगा ओवर। कैप्टन विनोद ने जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया जनाब ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कैप्टन विनोद ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये स्पेशल स्टोर कहाँ है, ऐसा ना हो कि इमरान और उसके साथी वहां से निकल जाए। शाकिल ने बेचैन से लहजे में कहा, ओ नहीं जनाब, अव्वल तो उन्हें जल्द होश नहीं आ सकता और अगर आ भी गया तो स्पेशल स्टोर अंदर से खुल ही नहीं सकता, उसे बाहर से एक खुसूसी मैकेनिज्म के तहत खोला और बंद किया जाता है और वो इस कदर मजबूत है कि किसी सूरत भी उसे न तोड़ा जा सकता है और न ही तबाह किया जा सकता है, आप बेफिक्र रहे। कैप्टन विनोद ने कहा, लेकिन हम कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे? शाकिल ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा, जनाब 1-1.5 घंटा देख ले और फिर हम उन्हें निकाल कर ले जाएंगे। कैप्टन विनोद ने कहा तो शाकिल ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन अभी 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि कृष्णा तेज तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। जनाब 2 हेलीकॉप्टरों पर 2 औरतें और 4 मुसल्लह मर्द यहाँ पहुंचे हैं और आपके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे आदमियों ने आपकी यहाँ मौजूदगी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकारी आदमी है और अब वो जंगल में जायजा ले रहे हैं। कृष्णा ने कहा, उन्हें जायजा लेने दो और टकरे मारने दो, वो खुद ही वापस चले जाएंगे। कैप्टन विनोद ने कहा तो कृष्णा सर हिलाता हुआ वापस चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद ही अचानक बाहर से रेखा के चीखने की आवाज सुनाई दी तो शागिल और कैप्टन विनोद दोनों बेख्तियार उछलकर खड़े हो गए। जनाब मादाम रेखा और काशी बाहर मौजूद है और वो फौरी आपसे मिलना चाहती हैं। अचानक एक आदमी ने अंदर दाखिल होकर कहा तो शागिल ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। बुलाओ उन्हें अंदर, शागिल ने कहा तो वो आदमी वापस चला गया। कैप्टन विनोद होंठ बीचे खामोश बैठा हुआ था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो रेखा और काशी दोनों अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ क्यों आई हो? शाकिल ने भीचे भीचे तल्ख लहजे में कहा, सुनो चीफ शाकिल, हम आपस में लड़कर काफिरिस्तान के मफादात के खिलाफ मुसलसल काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि तुमने वाशु ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तान एजेंटों को यहाँ मंगवा लिया है और अब उन्हें किसी स्पेशल स्टोर में रखवा दिया है। अगर तुम इनकार करोगे तो मैं यहीं से प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करके पूरी फौज यहाँ कॉल कर लूंगी। रेखा ने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने कमांडर डीसी के हेलीकॉप्टर के पायलट से साजिश करके इन एजेंटों को हासिल करने की नाकाम कोशिश की है। शाकिल ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम्हारे और तारशाक के दरमियान ट्रांसमीटर पर जो बातचीत हुई है वो न सिर्फ हमने सुन ली है बल्कि टेप भी कर ली है। तुम्हारा ख्याल था कि तुम्हारा ये ट्रांसमीटर स्पेशल है और इसकी कॉल कैच ना हो सकेगी, जबकि हमारे पास भी स्पेशल ट्रांसमीटर कॉल कैचर है और उसकी निशानदेही पर ही हम यहाँ पहुंचे हैं। रेखा ने और ज्यादा सख्त लहजे में कहा, ये सब बकवास है, साजिश है, तुम खौमाखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शाकिल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, जनाब मैं अर्ज करती हूँ। अचानक काशी ने नरम लहजे में कहा, तुम खामोश रहो, मुझे रेखा से बात करने दो। शाकिल ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा, जनाब क्या ये बेहतर नहीं है कि हम आपस में सुलह कर ले और इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दे, वरना हमारी आपस में लड़ाई का फायदा पहले भी हमेशा उन्होंने उठाया है और अब फिर वो उठाएंगे। और आपने पहले ही देखा है कि हमारी आपस की लड़ाई की वजह से वो लोग बावजूद हम दोनों एजेंसियों की कोशिशों के सरहद पार कर जाने में कामयाब हो गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि सरहद पार कर जाने के बावजूद उन्हें वापस ले आया गया है, लेकिन अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो वो लाजमन दोबारा निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे और फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। और इस बार सदर साहब ने सख्ती से फैसला किया हुआ है कि जो एजेंसी नाकाम रहेगी उसका कोर्ट मार्शल होगा और अगर दोनों एजेंसियां नाकाम रही तो दोनों का कोर्ट मार्शल होगा। काशी ने तेज तेज लहजे में कहा, कैसे होगा हमारा कोर्ट मार्शल? हमारी तहवील में है पाकिस्तानी एजेंट। शाकिल ने कहा, जनाब वाकई आपकी और तारशाक की गुफ्तगू टेप शुदा मौजूद है और न सिर्फ ये बल्कि पहली गुफ्तगू भी हमारे पास टेप शुदा है जिसमें तारशाक ने आपको तफसील बताई थी कि किस तरह उन्होंने उन पाकिस्तानी एजेंटों को कवर किया, लेकिन आपकी वजह से तारशाक के आदमियों ने हमारे आदमियों को भी हलाक कर दिया और दुश्मन एजेंटों को ले उड़े। अब जब ये टेप्स सदर साहब के सामने पेश होंगी तो फिर आप सोचे कि क्या होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें आपस में सुलह करके इन एजेंटों का खात्मा कर देना चाहिए और फिर इसे मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे के तौर पर सदर साहब के सामने पेश करना चाहिए।
इस तरह दोनों को शाबाश भी मिलेगी और ये खौफनाक एजेंट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। काशी ने जवाब दिया तो शागिल के चेहरे पर पहली बार नरमी के आसार नमूदार हुए। शायद ये उस गुफ्तगू की टेप्स के हवाले का असर था जिसमें तारशाख ने तफसील बताई थी और उसे मालूम था कि इस टेप्स के बाद सूरत हाल वाकई उसके खिलाफ भी जा सकती है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन शागिल ने नर्म लहजे में कहा, जनाब शागिल, आप मुझसे सीनियर भी हैं और तजुर्बेकार भी, इसलिए मैं आपके मुकाबिल वाकई शिकस्त तस्लीम करती हूँ। आप बेशक इसे अपना कारनामा बनाकर पेश करते, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बहरहाल काफिरिस्तान को फायदा पहुंचना चाहिए। रेखा ने कहा तो शागिल का चेहरा यकलक चमक उठा। ओ रेखा, तुम ये कह रही हो तुम्हारे अंदर वाकई बेपनाह सलाहियतें हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी और काशी की बात से मुत्तफिक हूँ, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ओके, मैं तैयार हूँ। शागिल ने फौरन ही कहा तो रेखा और काशी के साथ साथ कैप्टन विनोद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट रेंगने लगी। शुक्रिया, अब यह हमारा मुश्तरका मिशन है और हम मुश्तरका रिपोर्ट पेश करेंगे, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल मुश्तरका है, शागिल ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर चले, उन लोगों को पहले हलाक करे, फिर वापस दारुल हुकूमत पहुंचे। कहाँ है ये स्पेशल स्टोर, रेखा ने कहा। मैं कृष्णा को बुलाता हूँ, फिर इकट्ठे ही वहाँ चलेंगे, कैप्टन विनोद ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान की आंखें खुली तो पहले चंद लम्हों तक तो वो गुनूदगी के आलम में रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जाग उठा तो वो बेख्तियार उठकर बैठ गया। ओ, क्या मतलब, ये कमरा, ये क्या है? इमरान ने इधर उधर देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी नजरें जब अपने बेहोश पड़े हुए साथियों पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ये हमें कहाँ पहुंचाया गया है, क्या मतलब? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके जहन में बेहोश होने से पहले के मनाजिर यकलक घूम गए थे। उसे याद था कि वो अपने साथियों समेत कमांडर डीसी के सरकारी हेलीकॉप्टर में सवार होकर सागरी गांव जा रहा था, जहां से उन्होंने जीपों पर सालांग जाना था और सालांग से चार्टर तैयारी के जरिए वो पाकिस्तान पहुंच जाते। कमांडर डीसी ने ये सारे इंतजाम कर दिए थे और चूंकि वो काफरिस्तानी सरहद क्रॉस करके नापाल पहुंच चुके थे, इसलिए अब वो हर लिहाज से मुतमईन थे। लेकिन फिर अचानक हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे एक हल्का सा धमाका हुआ और उसके साथ ही इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे कोई नामानूस सी बू उसकी नाक से टकराई हो। लेकिन ये एहसास सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ था। दूसरे लम्हे उसका सहन तारीख दलदल में जैसे डूबता चला गया और अब उसे होश आया तो वो यहाँ एक बड़े से कमरे के फर्श पर बैठा हुआ था। उसके साथी भी फर्श पर पड़े हुए थे और अभी तक बेहोश थे। इमरान बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है? ये कौन सी जगह है और ये हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है? इमरान ने उठकर कमरे के फौलादी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और उसके साथ ही वो एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि यहाँ हर तरफ बारूद की हल्की हल्की बू मौजूद है। और फिर इमरान उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंच गया और थोड़ी देर बाद जब वो वापस उस कमरे में पहुंचा जहां उसके साथी मौजूद थे तो उसके चेहरे पर हैरत और उलझन के तासुरात बैक मौजूद थे। ये इमारत जहां ये मौजूद थे अपनी साथ के लिहाज से असली का कोई बड़ा स्टोर था, लेकिन यहाँ किसी किस्म का असला मौजूद न था और न ही यहाँ कोई आदमी था। अलबत्ता यहाँ फैली हुई बारूद की बू के साथ साथ कमरों में फर्श पर ऐसे निशानात मौजूद थे जिससे जाहिर होता था कि यहाँ असले की मखसूस साख्त की पेटियां रखी जाती हों। इमरान ने अपनी जेबें टटोली, लेकिन उसके पास कोई असला न था, क्योंकि उन्होंने नापाल से चार्टर तैयारी के जरिए पाकिस्तान पहुंचना था और वो हर लिहाज से मुतमईन थे और असला एयरपोर्ट पर चेक किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपने साथ असला रखा ही न था। इमरान अपने साथियों की तरफ बढ़ा। उसने सफदर को चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि जिस जूद असर गैस से उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर बेहोश किया गया था उसके असरात खासे कम हो गए हैं। चुनांचे उसने सफदर का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद सफदर के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हुए तो इमरान ने हाथ हटाए और फिर वो साथ पड़े हुए तनवीर की तरफ बढ़ गया। सबसे आखिर में सालिहा थी और फिर जब सालिहा के जिस्म में भी हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटा लिए। उसी लम्हे सफदर कराता हुआ होश में आ गया और इस तरह बारी बारी सभी होश में आ गए और जाहिर है सबका यही सवाल था कि ये क्या हुआ है और वो कहाँ है और क्यों ऐसा हुआ है। मेरा ख्याल है क्या पाकिस्तान को हमारी जरूरत नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, क्या हम काफिरिस्तान में? सफदर ने हैरान होकर कहा, ये तो मालूम नहीं है, अलबत्ता हम किसी असले के स्टोर में हैं और इस स्टोर से निकलने का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। रास्ता नहीं है? क्या मतलब, क्यों नहीं है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि जिसने हमें यहाँ पहुँचाया है उसका ख्याल होगा कि हम इस बेहोशी की हालत में आलम अरवा पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ बारूद की तेज बू फैली हुई है और मुकम्मल तौर पर सील्ड होने की वजह से जाहिर है यहाँ ताज़ा ऑक्सीजन दाखिल ही नहीं हो सकेगी
और बारूद की मौजूदगी की वजह से वैसे ही ऑक्सीजन जल्दी गायब हो जाती है, इसलिए हम इत्मीनान से हलाक हो जाएंगे। और फिर सदियों बाद कोई माहिर आसार कदीमा जब इस स्टोर को बिल्कुल उसी तरह खोलेगा जिस तरह मिस्री माहिरीन आसार कदीमा अहरामों को खोलते हैं, तो हमारे ढांचे सामने आ जाएंगे और फिर हम पर तहकीक होगी, किताबें शाये होंगी, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद होंगी और आखिर में ये नतीजा निकाला जाएगा कि हम किसी गुमशुदा इंसानी नस्ल की वो कड़ियां हैं जो पहले माहिरीन को ना मिल रही थी। इमरान की जुबान रवा हो गई। फिजूल बातें करके क्यों अपना जहन खराब कर रहे हो? चलो उठो, हमने यहाँ से बाहर जाना है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? अगर ये असले का स्टोर है तो जाहिर है असला बाहर से ही अंदर आता होगा और बाहर जाता भी होगा, सफदर ने कहा। मैंने सरसरी तौर पर चेक तो किया है, बहरहाल अब जरा गहरी नजरों से चेक कर लेते हैं, इमरान ने कहा। और वो सब उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद सबके चेहरों पर हकीकी हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि इस पूरी इमारत में अंदरूनी दरवाजे तो थे लेकिन बैरूनी दरवाजा एक भी न था। और न सिर्फ कोई दरवाजा बल्कि कोई खिड़की, रोशनदान वगैरह भी न था। यूं महसूस होता था जैसे वह किसी बंद डब्बे में मुकित कर दिए गए हों। फिर इमरान के कहने पर दीवारों को ठोक पीट कर चेक किया गया, लेकिन तमाम दीवारें ठोस थी। छतों को चेक किया गया, लेकिन छतों में भी कोई सुराख वगैरह न था। और दीवारें ऐसे ठोस मटेरियल की बनी हुई थी कि शायद एटम बम से टूट सके तो टूट सके, वरना आम बमों या डायनामिट से उन्हें तोड़ना तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा था। और ये इमारत छोटे बड़े 6 कमरों पर मुश्तमिल थी, लेकिन ये सारे कमरे खाली थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उन्हें फिजा में भारीपन का एहसास होता जा रहा था। इमरान साहब, यहाँ वाकई ऑक्सीजन तेजी से कम होती जा रही है, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। मैंने तो कहा था कि यहाँ से रूहें ही निकल सकेंगी और ढांचे पड़े रह जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें हालात की नजाकत का एहसास नहीं है? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि हम खौमाखा चकराते फिर रहे हैं। इस जगह से बाहर जाने का रास्ता यकीनन किसी सुरंग के जरिए होगा और सुरंग किसी तहखाने से जाती होगी, अचानक सालिया ने कहा। नहीं, मैंने चेक कर लिया है, यहाँ कोई तहखाना नहीं है। अलबत्ता एक दीवार की हैयत पर मुझे शक है कि वो मूविंग दीवार है और किसी सिस्टम के तहत वो हरकत करती होगी, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। कौन सी दीवार? सबने ही चौंक कर पूछा। ये सामने वाली दीवार, तुमने गौर नहीं किया? इस दीवार और दूसरी दीवारों में साख का फर्क है। दूसरी दीवारें बाकायदा दीवारें हैं, जबकि ये दीवार लगता है किसी चादर से बनाई गई है। दूसरी दीवारों की निस्बत यकसा नहीं है, इमरान ने कहा। तो सब उस दीवार की तरफ बढ़ गए और फिर गौर से उसे देखने के बाद वो भी इस नतीजे पर पहुंच गए कि इमरान की बात दुरुस्त है। रास्ता उस दीवार की हरकत से ही पैदा होता होगा, लेकिन अब उन्हें समझना आ रही थी कि इस दीवार को कैसे हरकत में लाया जाए। इसका मैकेनिज्म चेक करो, इसके जरिए ही उसे हरकत में लाया जा सकता है, जूलिया ने कहा। और फिर बावजूद सरतोड़ कोशिश के वो उसका मैकेनिज्म चेक न कर सके। तुम क्या सोच रहे हो इमरान? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जिसकी फराक पेशानी पर इस वक्त शिकनों का जाल सा बिछा हुआ नजर आ रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर हम लोग किन लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं और उन्होंने क्यों हमें इस स्टोर में लाकर बंद किया है। वो आखिर क्या चाहते हैं, इमरान ने कहा। और सबने इस अंदाज में सर हिला दिए जैसे वो इमरान की सोच से मुत्तफिक हो। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हम दोबारा काफिरिस्तान पहुंच चुके हैं। यकीनन रेखा या शागिल को ये इत्तला मिल गई होगी और उन्होंने उस पायलट से साजिश करके हमें बेहोश करके यहाँ पहुंचाया होगा, सफदर ने कहा। अगर ऐसी बात है भी सही तो हमें यहाँ कैद में रखना, बल्कि इस तरह जिंदा रखना, इसकी क्या वजह हो सकती है? और फिर हुकूमत इस अंदाज के स्टोर नहीं बनाया करती। ये तो मुझे लगता है कि हम किसी बागी तंजीम के हाथ लग गए हैं, क्योंकि इस अंदाज के बंद स्टोर हमेशा ऐसी तंजीमें ही बनाती हैं जो किसी हुकूमत के खिलाफ लड़ रही होती हैं, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक उग्बी छोटे कमरे में सीटी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो सब उछल पड़े और तेजी से उस छोटे कमरे की तरफ बढ़ गए। आवाज एक दीवार के अंदर से आ रही थी और ये आवाज किसी ट्रांसमीटर की कॉल लगती थी। इमरान ने दीवार पर हाथ मारा तो चंद लम्हों बाद ही दीवार की एक साइड किसी तख्ते की तरह खुल गई और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये खुफिया अलमारी थी और उसमें जदीद साख्त के 10-12 ट्रांसमीटर मौजूद थे। ये तमाम ट्रांसमीटर नए थे और एक ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकल रही थी। इमरान ने ट्रांसमीटर उठाया तो बेख्तियार उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि ट्रांसमीटर की कॉल रिसीव करने वाला बटन पहले से ही प्रेस था। शायद बटन नादानिस्तगी में प्रेस्ड हो गया था, जिसकी वजह से उस पर कॉल रिसीव होने लग गई थी। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और उसके साथ ही एक आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो सब बेख्तियार चौंक पड़े। बोलने वाला किसी को बता रहा था
कि पाकिस्तानी एजेंटों को चमोरी स्टोर में पहुंचा दिया गया है और स्टोर को बाहर से सील कर दिया गया है। फिर दूसरी तरफ से बोलने वाले ने अपना नाम कैप्टन विनोद बताया तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि विनोद नाम से ही वो समझ गया था कि वो काब्रिस्तान में है और इस कैप्टन विनोद ने किसी से उनका सौदा किया है। कॉल खत्म हो जाने पर इमरान ने ट्रांसमीटर पर नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी और फिर उसने उसका बटन ऑन कर दिया। लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा कि ट्रांसमीटर में कॉल थ्रू करने का कोई सिलसिला ही न था। ओ, ये सिर्फ रिसीविंग सेट है, मुकम्मल ट्रांसमीटर नहीं। हालांकि उसने एक एक करके उस अलमारी में मौजूद तमाम ट्रांसमीटरों को चेक किया, लेकिन वो सब वाकई रिसीविंग सेट थे। इसका मतलब है कि हम न सिर्फ काब्रिस्तान में हैं, बल्कि काब्रिस्तान की किसी एजेंसी की कैद में हैं। इमरान ने कहा, हाँ, विनोद नाम से तो यही जाहिर होता है। सफदर ने कहा, एजेंसियां तो दो ही हमारे पीछे थी, एक पावर एजेंसी और दूसरी सीक्रेट सर्विस। अब मालूम नहीं कि इस कैप्टन विनोद का ताल्लुक किस एजेंसी से है। सालिया ने कहा, जो भी है, बहरहाल अब ये लोग हमें हलाक करने ही यहाँ आएंगे। उन्हें अब इत्तला मिल गई है कि हम यहाँ मौजूद हैं। इमरान ने कहा, लेकिन हमारे पास तो कोई असला भी नहीं है। सालिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा, हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई अकल भी है और हाथ पैर भी। और दूसरी बात ये कि वो लोग ये समझकर यहाँ आएंगे कि हम उन्हें बेहोशी के आलम में मिलेंगे, जबकि हम अल्लाह ताला के फजलो करम से होश में आ चुके हैं। इसलिए मायूस होने और परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। इमरान ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा तो इमरान की इस बात का वाकई सब पर इंतहाई मजबूत असर पड़ा और उनके सोते हुए चेहरे यकलक नॉर्मल हो गए। इमरान साहब, इस बार हमने आपकी बात नहीं माननी, अचानक सफदर ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। हत्ता कि इमरान भी हैरत भरी नजरों से सफदर को देखने लगा। क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आपने हमेशा रेखा और शागिल की हलाकत से गुरेज किया है, जिसके नतीजे में हम इस चक्कर में फंस गए हैं। अब अगर मौका मिला तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब उन्हें हलाक होना पड़ेगा। सफदर ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुमने खुद मौका मिलने की बात की है, ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, आपकी यह सोच गलत है कि हम यहाँ बैठे उनकी आमद का इंतजार करते रहें। चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस स्टोर की आबो हवा मेरे खिलाफ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, ये मेरी सोची समझी राय है। जो पार्टी भी यहाँ आएगी वो मसल्ला भी होगी और उनकी तादाद भी काफी होगी, और ये भी हो सकता है कि वो रास्ता खोलते ही अंदर मिसाइल फायरिंग शुरू कर दे। इसलिए हमें इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम बाकायदा तालियां बजाना शुरू कर दे? हाथ पर हाथ रखना न सही, हाथ पर हाथ मारना सही। इमरान ने कहा, कैप्टन शकील की बात दुरुस्त है, इस तरह हम में से कुछ साथी मारे भी जा सकते हैं। जूलिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है। ओ, मैंने तो इस पॉइंट पर सोचा ही ना था। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इमरान ने यकलक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। शायद जूलिया की बात सुनकर उसके जहन में पहली बार ख्याल आया था कि खाली हाथ मुकाबला करने की सूरत में वो उन्हें शिकस्त दे तो दे, लेकिन उनमें से कोई ना कोई साथी या चंद साथी हलाक भी हो सकते हैं। और जाहिर है कि इमरान किसी सूरत भी ये बात बर्दाश्त न कर सकता था, इसलिए उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए थे। आओ इस दीवार को एक बार फिर चेक करें, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसकी एक दीवार के बारे में उसने ख्याल जाहिर किया था कि उस दीवार की हरकत से रास्ता खुल सकता है। और इमरान के चेहरे पर छा जाने वाले तासुरात को देखते हुए सबके चेहरों पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब इमरान लाजमन कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेगा। इमरान उस दीवार के करीब जाकर रुका और चंद लम्हों तक वो उस तरह गौर से दीवार को देखता रहा जैसे दीवार के आर पार देख रहा हो, जबकि उसके साथी इस तरह खामोश खड़े उसे देख रहे थे जैसे बच्चे किसी शुभदाबाज को देखते हैं कि वो अचानक कोई शुभदा दिखाएगा। तुम यहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने अचानक मुड़कर अपने साथियों से कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ उन्हें होश आया था। कुछ देर बाद इमरान वापस आया तो वो खाली हाथ था, लेकिन वो आते ही दीवार के साथ बैठकर उसकी जड़ में हाथ से जमीन थपथपाने लगा। उसने दीवार की एक सिमत से जमीन को हाथ से थपथपाना शुरू कर दिया और दूसरी सिमत को बढ़ता चला गया। अचानक एक जगह उसका हाथ रुक गया। उसने उंगलियों की मदद से कच्ची जमीन को खोदना शुरू कर दिया। मेरे पास खंजर है इमरान साहब, अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, तो अब तक उसे छुपाए क्यों खड़े हो, निकालो, इमरान ने चौंक कर कहा। तो कैप्टन शकील ने अपना कोट उतारा और उसके अस्तर के अंदरूनी तरफ एक धागा खींचकर उसने 2 उंगलियां उसके अंदर डाली। दूसरे लम्हे एक बारीक धार का चपटा सा खंजर उसके हाथ में था। उसने खंजर इमरान की तरफ बढ़ा दिया और कोट दोबारा पहन लिया। इमरान ने इस बार खंजर की मदद से जमीन को तेजी से खोदना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद ही उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि दीवार की जमीन के अंदर बुनियाद मौजूद न थी,
बल्कि बाकायदा फौलादी रेलिंग थी जहाँ ये दीवार बनाई गई थी। इसका मतलब था कि इमरान का आइडिया दुरुस्त था कि ये दीवार बाकायदा हरकत करती थी। इमरान ने उस रेलिंग के नीचे की जमीन खोद डाली और चंद लम्हों बाद वो वहाँ उतना बड़ा सुराख कर लेने में कामयाब हो गया कि उसका हाथ रेलिंग के नीचे से होकर दूसरी तरफ जा सकता था। इमरान ने अपना हाथ दूसरी तरफ किया और फिर उसने इस अंदाज में कुछ टटोलना शुरू कर दिया जैसे वो कोई खास चीज हाथ की मदद से तलाश कर रहा हो। चंद लम्हों बाद उसने हाथ को वापस अंदर की तरफ झटका देकर खींचा तो खटाक की आवाज के साथ ही दीवार तेजी से साइड में सरक कर गायब हो गई और अब वहाँ इतना खला मौजूद था कि जिसमें से न सिर्फ आदमी बल्कि कोई बड़ी चीज भी ले जाई जा सकती थी। दूसरी तरफ एक सुरंगनुमा राहदारी थी जो ऊपर की तरफ उठती चली जा रही थी और आखिर में एक चट्टान नजर आ रही थी। वो सब उस खला से गुजरकर उस राहदारी में से होते हुए उस चट्टान के करीब पहुंचकर रुक गए। इमरान ने चट्टान की साइडों पर मौजूद मिट्टी को खंजर की मदद से खोदना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद वो एक सुर्ख रंग की तार मिट्टी से बरामद कर लेने में कामयाब हो गया। उसने खंजर की मदद से उस तार को एक झटके से काटा तो चट्टान हल्की सी गड़गड़ाहट से एक सिमट पर घूमती चली गई और उसके साथ ही रोशनी और ताज़ा हवा अंदर दाखिल हुई और उन्हें ऊपर घने दरख्त और झाड़ियां नजर आने लग गई। इमरान ने सर बाहर निकालकर देखा और फिर वो तेजी से ऊपर चढ़कर बाहर आ गया। उसके पीछे एक एक करके सारे साथी भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि वो एक घने जंगल के अंदर मौजूद हैं। अचानक उन्हें दूर से खटका सुनाई दिया तो वो सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज सुनाई दी थी। झाड़ियों की ओट ले लो, दो मुसल्ला आदमी आ रहे हैं। हमने उन्हें इस तरह गिराना है कि आवाज भी न निकले और उनका असला भी हम हासिल कर सके। इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही सब तेजी से इधर उधर झाड़ियों की ओट में हो गए और फिर चंद लम्हों बाद वाकई दरख्तों की ओट से दो मुसल्ला आदमी उधर ही आते हुए दिखाई दिए। मशीन गनें उनके हाथों में थी और वो खासे चौकन्ना और होशियार नजर आ रहे थे। लेकिन इमरान और उसके साथी दम साधे बैठे हुए थे और फिर जैसे ही वो दोनों झाड़ी के करीब पहुंचे जहां तनवीर और सफदर छुपे हुए थे तो तनवीर और सफदर दोनों बिजली की सी तेजी से झाड़ी की ओट से निकले और दूसरे लम्हे हल्के हल्के दो धमाकों और घुटी घुटी चीखों के साथ ही वो दोनों अपनी गर्दनें तुड़वाकर जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे थे। तनवीर और सफदर दोनों ने वाकई इंतहाई तेज रफ्तारी से ये सारा अमल सर अंजाम दिया था और उसके साथ ही तनवीर और सफदर दोनों ने उन दोनों के हाथों से गिरने वाली मशीन गनें उठा ली। आओ अब इधर चले जिधर से ये आ रहे थे, इमरान ने झाड़ी की ओट से निकलते हुए कहा और फिर वो सब दबे दबे कदमों और मोहतात अंदाज में चलते हुए उस तरफ को बढ़ते चले गए जिधर से वो दोनों आदमी आए थे। अभी उन्होंने कुछ ही फासला तय किया होगा कि अचानक इमरान ने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वालों को रुकने का इशारा किया और वो सब ठटक कर रुक गए। इमरान को दूर एक दरख्त की ओट में एक मुसल्ला आदमी खड़ा नजर आ गया था। गो उसका रुख दूसरी तरफ था लेकिन बहरहाल वो चौकन्ना अंदाज में खड़ा था